का नाम था बर्बाद। तो क्या था कि उसके बाद जब मैं भारतीय विदेश सेवा में आया, 6 देशों में आपका राजदूत रह चुका हूं। फिर जब वहां से उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया तो प्रधानमंत्री का विशेष सलाहकार बन गया। बड़ी अच्छी बात है। ना कोई सलाह देता हूं, ना विशेष हूं, बल्कि विशेष सलाहकार जरूर हूं मैं। अब आप लोगों से कुछ समय के लिए बातचीत जो करनी है वो ये कि हमारी दुनिया कहां जा रही है। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोग सब राजस्थान सिविल सर्विस के लिए इम्तिहान दे रही हैं या पुलिस के लिए, राइट? बेटा, मानव इतिहास में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब आपकी जिंदगी बदल जाती है। 10,000 साल हो गए हैं हमें ये रूप धारण किए, यानी जिसे हम कहते हैं होमो इरेक्टस, सीधे खड़े हो गए। उससे पहले हम चारों पैरों पर चलते थे। 10,000 साल से हम सीधे खड़े होने लग गए। और जब से हम जब हमने ये रूप धारण किया है, हमारे जीवन पर इतना बुरा असर नहीं पड़ा है जो 2020 में पड़ा है। वो एक साल है जब आपकी दुनिया खत्म हो गई, बदल गई पूरी। जिस दुनिया को हम जानते थे वो हट गई। आप लोग अपने साथ मोबाइल फोन लेके हमेशा घूमते थे, अब आप मुखौटा लेके घूमते हैं। आपकी दुनिया बिल्कुल खत्म हो गई। अब अगले 10 सालों में क्या होने वाला है वो हम समझने की कोशिश। मैं ज्योतिषी नहीं हूं, भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन जो रुझान हैं, ट्रेंड्स हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। बौद्ध धर्म से मेरा संबंध है, मेरा हाथ मत लगाना किसी चीज को, बौद्ध धर्म से मेरा संबंध है। बुद्धा ने एक बार कहा था कि अपने आप से झूठ मत बोलो, नेवर लाई टू योरसेल्फ। और यह जरूरी नहीं है कि आप हमेशा के लिए जिएं, जरूरी यह है कि आप कुछ ऐसा कर जाएं जो हमेशा जीता रहे। हमको प्यार से थोड़ा हल्के कर दीजिए वॉल्यूम, आप मत हाथ लगाइए। थैंक्स। तो दुनिया हमारी क्या है उसकी हम बात करना चाहते हैं। 2400 साल पहले, अब बड़े ध्यान से सुनिए, एक हमारे देश के बुद्धिजीवी थे, उनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? नाम सुना है? चाणक्य नीति का तो नाम सुना है आपने? उसने कहा था कि स्वार्थ के बिना कोई दोस्ती नहीं होती। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है ना? वो क्यों है और मैं क्यों नहीं हूं? क्योंकि उसके साथ आप बातचीत करते हैं, जानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। इनका स्वार्थ ये है, इन्हें कोई बेस्ट फ्रेंड मिला है जिस पे ये भरोसा करते हैं। समझ गए? और आपके जो फ्रेंड है उसका ये स्वार्थ है कि आप पे वो भरोसा करता है। तो चाणक्य ने कहा था कि स्वार्थ के बिना कोई दोस्ती नहीं होती, इंसान में भी और देश में भी। आपका सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। अब जो आने वाला दशक है उसमें 4 देश दुनिया का भविष्य तय करेंगे। 4। सबसे बड़ा और सबसे पहले लोकतांत्रिक देश जो है, डेमोक्रेसी, वो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। बेटा, दुनिया जो कहे, मैं तो वहां कई साल रहा हूं, अभी वहां होके आया हूं, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जो उसकी आर्थिक ताकत है, जो उसकी मिलिट्री ताकत है, जो उसकी इंटेलेक्चुअल ताकत है, उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। 4 या 5 चीजें मैं आपको कहूंगा, आप बताइए वो कौन से देश से आती हैं, आपके जीवन का हिस्सा है। कोका कोला, अमेरिका। पेप्सी कोला, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन। किसी दूसरे देश के बारे में बोलूंगा, 5 चीजें बताइए तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इंटेलेक्चुअल पावर जो उस देश की है वो बहुत समय लगेगा बाकी देशों को पहुंचने में। नंबर 2, जिसकी ताकत बहुत ज्यादा है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, उस देश का नाम आपने सुना है, उसका नाम भारत है। द सेकेंड मोस्ट पावरफुल।
तीसरे नंबर पर एक देश है जिसकी मिलिट्री बहुत शक्तिशाली है लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। उसका नाम रूस है, रशिया। 30 साल हो गए हैं बेटा, सोवियत संघ टूटा था, यूएसएसआर, सुना होगा नाम सोवियत। 30 साल हो गए, गोली चलाए बिना टूट गया, क्योंकि उसकी मिलिट्री ताकत बहुत थी लेकिन आर्थिक ताकत नहीं थी। ओ भाई साहब, पाकिस्तान हम पे हमला नहीं करेगा, फिक्र ना करें आप, बैठिए आराम से। तो क्या हुआ था कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, उसकी मिलिट्री ताकत बहुत ज्यादा थी, वो टूट गया। गोली नहीं चलाई, तोड़ा अमेरिका ने लेकिन गोली नहीं मारी। अब रूसी क्या कहते हैं कि एक जमाना था 30 साल पहले जब रूस सोवियत संघ के रूप में हम आते थे, दुनिया कांपती थी। अब कोई मेरी परवाह नहीं करता, समझे ना? उसको चोट लगती है। कहां था मैं, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, कहां से कहां पहुंच गया। तो उनको चोट लग रही है, वो छुपे हुए हैं, बैठे हुए हैं, वो वापस आना चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि हमें वो मौका कब मिलेगा वापस आने का। वो डेमोक्रेसी नहीं है। और चौथा है चाइना, उसको इतनी मार पड़ी है तो वो भी एक घायल बिल्ली की तरह बैठा हुआ अपने आप को चाट रहा है, अपना खून पी रहा है कि ये क्या हो गया मुझसे, क्या गलतियां मैंने की। संयुक्त राष्ट्र संघ को आप लोग भूल जाइए, उस संस्था की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। 75 साल पहले बना था, दुनिया उस वक्त बहुत अलग थी। अब ये 4 देश फैसला करेंगे और आप देख रहे हैं कि यूरोप का कोई भी देश इसमें नहीं है, उनका जमाना खत्म हो चुका है। अब आप ये बताइए कि आप मुखौटा क्यों पहनती हैं? बोलिए। कोविड-19 के कारण। इसको पहनने से क्या होता है? इसको पहनने से जो जर्म्स है कोविड-19 की वो हमें नहीं मिलेंगे। तो आपकी हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अब ये कह दिए कि मैं अपनी सेहत के कारण ये मुखौटा पहनती हूं, सही कह रही है? तो आने वाले दशक में सबसे बड़ी चुनौती हमारे साथ है सेहत की। आपकी सेहत को कैसे संभालना, ये सबसे बड़ी हमारी चुनौती है। क्या है? हेल्थ, नंबर 1। दूसरा, आप लोगों ने नाम सुना है पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रहा है, क्लाइमेट चेंज, सुना है ना आपने? ये भी आपको बता दूं कि अगर इसी रफ्तार से चलता रहा जिस तरह से अभी जा रहा है परिवर्तन, कितनी कमीशन बैठे हैं, कितने कमिटियां बैठी हैं, तो आप अपनी धरती को पहचान नहीं सकेंगे। हो सकता है 30 साल में मैं जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन जोधपुर में बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी। मैं लद्दाख में विशेष सलाहकार हूं, ले जहां बारिश नहीं होती वहां बाढ़ आनी शुरू हो गई है। यह पर्यावरण बदल रहा है, ये आपकी सामने दूसरी चुनौती है। नहीं तो आपकी जो पृथ्वी है, जिसे आप धरती मां कहते हैं, वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगा क्लाइमेट। और तीसरी चीज, 1492 में एक गधा था पोर्चुगल का, उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, नाम सुना है आपने? वो निकला था भारत को ढूंढने, पहुंच गया अमेरिका, जाते थे इंडिया, पहुंच गए अमेरिका, समझ लेना। उसके बाद ब्रिटेन के लोग यहाँ आए, फ्रांस के लोग अफ्रीका में गए, स्पेन के लोग दक्षिण अमेरिका में गए। अब ये बताइए कौन सी एयरलाइंस में बैठ के 500 साल पहले गए थे? एयरलाइंस तो थी नहीं कोई उस समय। अच्छा, शायद कार से गए होंगे। कौन सी कार में भी नहीं, तो ट्रेन से गए थे। ट्रेन भी नहीं, तो फिर कैसे गए थे? समुद्री जहाज में। अरे शाबाश, बड़े होशियार हो यार टाइगर। उस समय समुद्र का मालिक कौन था? समुद्र सबके लिए फ्री था, जो चाहे निकल जाओ भाई। और फिर उसके कारण उन्होंने व्यापार किया और वो विकसित हुए। यानी उनके विकास का आधार था जिसे हम कहते हैं ओपन सीज। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये 3 चीजें आवश्यक हैं 10 साल में। पहला, आपकी सेहत, कैसे आप उसे बचाएंगे। दूसरा, पर्यावरण को कैसे बचाएंगे। और तीसरा, अपने समुद्रों को आप खुला किस प्रकार रखेंगे, क्योंकि आप विकास चाहते हैं।
समझ रही हैं? ये तीन चीजें सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं। आपका स्वास्थ्य सबसे बड़ी चुनौती ये चीनी महामारी है। चीन ने अपनी शक्ति का उदाहरण दिया है, अपनी ताकत का उदाहरण दिया है, आपको दिखा दिया है कि मैं आपको बीमार कर सकता हूं। 200 देशों को उसने अपना विजिटिंग कार्ड भेजा है। क्या भेजा है? विजिटिंग कार्ड, और उस पे लिखा हुआ है महामारी। अपनी शक्ति का उदाहरण दिया है। हमने भी अपना विजिटिंग कार्ड भेजा है, उस पे लिखा है वैक्सीन। हमने अपनी शक्ति का उदाहरण नहीं दिया, लेकिन अपने उदाहरण की शक्ति दुनिया को दिखाई है। फर्क समझती हैं? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ माई पावर बट द पावर ऑफ माई एग्जाम्पल। ये हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि मेरे उदाहरण की शक्ति देखो, ये दुनिया को बीमार करेगा, मैं दुनिया का इलाज करूंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल, वो कहता है कि भारत की जो क्षमता है वैक्सीन बनाने की, मानवता का पूरा भविष्य उस पर निर्भर है। मैंने नहीं कहा, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है। और आज क्या तारीख है? 24 मार्च 2021 तक 80 लाख डोज 40 देशों को हम तोहफे में दे चुके हैं। काश मैं आपको बता सकता कि उनके लीडर्स जो हैं किस प्रकार की चिट्ठियां उन्होंने लिखी हैं धन्यवाद प्रकट करने के लिए, क्योंकि हम दुनिया की सेहत का ध्यान दे रहे हैं। और 4 जो बड़े बड़े देश हैं जिसे हम क्वाड कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और यूएस, उन्होंने कहा है कि अगले साल तक, शुरू होने तक, हमें 100 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता है। कितने की? 100 करोड़। और कौन सा देश बना रहा है? समझ रही हो बेटी? ये ताकत अपनी बनाने के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के सैनिक हैं जो जाते हैं पीस कीपिंग समझते हो ना, पुलिस में भी, फौज के भी लोग जाते हैं। 2 लाख वैक्सीन हमने दान में दिए, तोहफे में दिए संयुक्त राष्ट्र संघ को, कि जो आपके लोग दूसरे देशों में जाते हैं शांति दूत बनकर, उनको दे दीजिए। किसी दूसरे देश ने इसके बारे में नहीं सोचा, आपके देश भारत ने इसके बारे में सोचा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरा धर्म भारत में, मेरी परंपरा दया की है, दोस्ती की है, इंसानियत की है। आई एम जेनरस, आई एम कंपैशनेट, अंग्रेजी में कहते, दूसरे का दर्द मैं समझता हूं। ये मेरी परंपरा है। चीन की परंपरा है, मेरा भगवान तो पैसा है, मुझे पैसा चाहिए। कोई मरे डूबे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे पैसा चाहिए। अब एक सवाल भूल जाइए कि आप भारतवासी हैं। आप ब्राजील के रहने वाले हैं या रूस के हैं या ब्रिटेन के हैं, आपके सामने 2 वैक्सीन पड़ी हैं, ये चाइना में बनी हुई है या भारत में, कौन सी चुनेंगे आप? सारी दुनिया ये कह रही है कि आई वॉन्ट द वैक्सीन मेड इन इंडिया। यहां तक कि हम हंसते हैं कि चीन के राष्ट्रपति ने जो इंजेक्शन लगाया वो भारत का होगा, अपना नहीं, उस पर भरोसा नहीं करता। उसने तो क्या किया था, अपने जांघें उतार के पाकिस्तान को भेज दिए, जी मुखौटा इससे बना लो। ट्रूली उन्होंने अपने अंडरवेयर भेज दिए वहां पर। ये बदजात सरकार है उस देश की। आपको क्या लगता है, नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए कि नहीं भारत को? मैं पूरी तरह से सहमत हूं, मिलना चाहिए। दूसरी चीज है पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रहा है। आपका जो फूड प्रोडक्शन है वो कम होता जा रहा है। अफ्रीका में उत्पादन खाद्य पदार्थों का कम हो रहा है, पर्यावरण बदल रहा है। लेह में बारिश नहीं होती, अब वहां पे बाढ़ आती है। आप समझ नहीं पा रहे, हम लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं कि जो ये हमारी धरती है इसका क्या रूप होगा अगले 10 साल में। अगर जोधपुर में बर्फ पड़ने लगे, अगर रेगिस्तान में बाढ़ आ जाए, तो सारी दुनिया में क्या होगा?
जो आपका पंजाब है, जहां जिसकी हरियाली पे हमें नाज है, अगर वो रेगिस्तान बन जाए तो ये पर्यावरण में जो अंतर आ रहा है। तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, नाम आपने उनका सुना है, मैकडोनल्ड ट्रंप। मैकडोनल्ड ट्रंप नहीं, क्या नाम था उसका? डोनाल्ड ट्रंप, हाँ सॉरी, मैं उसको मैकडोनल्ड ट्रंप कहता हूं, सॉरी। उसने बोला जी मेरे को कोई भरोसा नहीं है सब नौटंकी पे, तो पेरिस में जो आपने समझौता किया जिसे आप क्लाइमेट अग्रीमेंट कहते हैं, मैं उसको छोड़ के जा रहा हूं। छोड़ दिया, अब तो वापस आ गए हैं जो नया राष्ट्रपति है। जब उसने छोड़ा, सब लोगों के बड़े लंबे मुंह हो गए, यार ये तो अमेरिका छोड़ के जा रहा है, उसने तो वादे किए थे मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो एक प्रधानमंत्री उठ के कहता है जाने दो, जो वादे उसने किए थे वो मैं निभाऊंगा। वो प्रधानमंत्री आपके देश का प्रधानमंत्री है। जो वादे हमने किए थे उनसे कहीं ज्यादा हम निभा रहे हैं। सारी दुनिया तारीफ करती है कि भारत देखो क्या कर रहा है। और तीसरी चीज, आपको विकास के लिए समुद्री रास्ते खुले होने चाहिए। चीन ने पूरा फायदा उठाया, बहुत अपने लोगों को गरीबी से ऊपर उठा लिया। जब उसका उल्लू सीधा हो गया, अपना मकसद पूरा कर दिया, तो बोला अरे समुद्र तो मेरे बाप की जागीर है। मैंने कहा अच्छा, कब से? वो जी मेरे परदादा के परदादा के परदादा वहां पे पानी में डूब गए थे प्रशांत महासागर में, इसीलिए तो मेरा है। अच्छा, आप कभी चाइनीज फूड मत खाना, नहीं तो आके बोलेगा अरे जोधपुर भी मेरा है, ये लोग चाइनीज भोजन करते हैं यहां पे। क्या हुआ? अब हमने जब कहा कि दुनिया की समुंदर खुले होने चाहिए, किसी की जागीर नहीं है, एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अग्रीमेंट है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS, उसमें चीन ने दस्तखत किए हैं कि समुंदर सारे मानवता की संपत्ति है, कोई इस पे अधिकार नहीं जमा सकता। जब हमने कहा अरे जी आपने तो दस्तखत किए हैं, बोले अच्छा मैं तो भूल गया कि मैंने दस्तखत किए, कर भी लिए तो क्या कर लोगे, ये मेरी संपत्ति है। तो सारी दुनिया उसके बरखिलाफ हो गई है। अरे तेरे बाप का राज है, समुद्र को तो खुला रहना, ये किसी की संपत्ति नहीं, ये सारी मानवता की है और विकास के लिए ये आवश्यकता है। इसीलिए आज ये इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसे इंडियन ओशन और प्रशांत महासागर पैसिफिक, ये समझ लिया। पैसिफिक ओशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो तो अमेरिका की तरफ है, उसको खुला रखेगा अमेरिका। लेकिन इंडियन ओशन, जब इंडो पैसिफिक कहते हैं, इंडियन ओशन खुला रखने की क्षमता एक ही देश के पास है। वो कौन सा देश है? वो भारत देश है, जिसके पास ये ताकत है। क्यों ताकत है देख लीजिएगा, ये मेरे आंकड़े नहीं है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौज, संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ल्ड ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कहता है सबसे शक्तिशाली फौज है यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर 2 है रूस और नंबर 3 है इंडिया, और चौथे नंबर पर है चाइना। ये मैंने नहीं कहा, ये इंटरनेशनल फिगर्स हैं। अब मुझे कैसे यकीन है कि जो काम भारत को करना है हम कर पाएंगे? ये मुझ में भरोसा कैसे है? ये इसलिए है कि भारत में ये संतान है, आपकी आप जैसी संतान है भारत। आप लोग करेंगे इसको पूरा। मैं तो बुजुर्ग हो गया हूं, 70 साल का होने वाला हूं, लगता बहुत खूबसूरत और जवान हूं, लेकिन 70 साल का होने वाला हूं। आप लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। दुनिया आप पे भरोसा करती है। ट्रस्ट, भरोसा। कोई भी अंतरराष्ट्रीय चुनाव होता है, लोग हमसे कहते हैं आप क्यों नहीं खड़े होते? हमने कहा हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। बोले कोई बात नहीं, आप जीत जाएंगे, आप फिक्र ना करें, आप जीत जाएंगे। और बिना चुनाव लड़े ही हम जीत जाते हैं, क्योंकि दुनिया का हम पे भरोसा है। एक एडलमन ट्रस्ट बैरोमीटर वो हर साल पब्लिश करते हैं, लिखते हैं, और लिखते हैं कि चीन में चीन के लोगों का भरोसा चीन की सरकार से हटता जा रहा है। मैंने अपने 70 साल के जीवन में नहीं देखा कि एक देश इतनी जल्दी सारी दोस्ती अपनी बर्बाद कर देता। पागल है उनका नेता, दिमाग खराब हो चुका है, उसका दिमाग तो था ही नहीं। आने वाले समय में हाइपर टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी राज करेगी। टेक्नोलॉजी समझते हैं ना, तकनीकी। मेरे हाथ में इस समय एक स्मार्टफोन। अच्छा एक चीज बताइए, दिल पे हाथ रख के, यहां पे कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है?
1 2 3, देखो मैं चेक करूंगा आके, स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए। अब जो नई टेक्नोलॉजी है वो बड़ी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में जो एप्पल फोन है, अब मैं उससे पूछ, इसमें एक मैडम रहती है, उसका नाम सिरी है। क्या है उसका नाम? सिरी। तो अब मैं मैडम से पूछने लगा हूं कि मेरा नाम क्या है। भाई जरा दूसरा माइक लाओ, मेरे पास है क्या हैंडहेल्ड माइक? उधर है। अच्छा लेके आओ, लाओ भाई, दौड़ के जाओ। हाँ लेके आओ उसको। हैंडहेल्ड माइक है क्या? नहीं है तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। हे सिरी, व्हाट इज माय नेम? ये तो भरा हुआ है, फिर से करिए इसके चालू। हाँ, हे सिरी, व्हाट इज माय नेम? Deepak Vohra. That's what he told me anyway. ये काम नहीं करता, ये चीनी माल है, फेंक दीजिए इसको। तो वो कह दिया है कि यू आर दीपक वोरा, आपने मुझे ये बताया था। ये सिरी कह रही है, ठीक है? फिर से लेके आओ उसको टाइगर। हाँ ऑन करो। अब मैं सिरी से कुछ और पूछूंगा। अब मैं कुछ और पूछने लगा हूं। सिरी, हे सिरी, हाउ मेनी नंबर्स डू यू हैव फॉर वाइफ? पता क्या लिखती है? विच वाइफ। अरे जूता मारूंगा तेरे को, विच वाइफ। मेरी पत्नी ने पढ़ लिया होता तो मेरा तो बैंड बज गया था। और फिर उसके नीचे क्या लिखती है? दीपक, यू हैव 21 नंबर्स अंडर वाइफ। अरे कसम खाता हूं, मेरी एक ही है भाई, 44 साल हो गए हैं, एक ही मॉडल के साथ हूं मैं। क्या बकवास करते हैं ये लोग। तो डरिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये नई चीजें हमारी दुनिया में आ रही हैं। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, नौजवान दिमाग टेक्नोलॉजी जल्दी लेता है या बुजुर्ग दिमाग? नौजवान, यंग माइंड्स टेक्नोलॉजी को जल्दी लेते हैं। और दुनिया का सबसे जवान देश कौन सा है? तो टेक्नोलॉजी आपके पास है। 3 में से एक जापानी 60 साल से बड़ा है, 4 में से एक यूरोपियन 60 साल से बड़ा है, 6 में से एक चीनी 60 साल से बड़ा है, और भारत में 12 में से एक 60 साल से बड़ा है। मेरे टीचर थे सॉर्बोन में, अल्फ्रेड सोवी, उन्होंने कहा था कि यूरोप बहुत जल्दी बुजुर्ग महाद्वीप होगा, उसमें बुजुर्ग लोग रहेंगे, वो बुजुर्ग आइडिया डिस्कस करेंगे और बुजुर्ग घरों में रहेंगे। पिछले 30 साल से कोई आविष्कार यूरोप से नहीं आया है। नंबर 1 इन्वेंशन पूरी दुनिया में अमेरिका से आती है, और नंबर 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक देश से आती है जिसका नाम भारत है। ये बड़ा अच्छा एक स्लाइड है, इसको मीडियन एज कहते हैं। बेटा अगर 2 लोग हैं, एक की 10 साल की उम्र है, एक की 20 की है, मिला के 30 हो गए, तो औसत 15 होती है, एवरेज, ठीक है ना? लेकिन मीडियन उसकी 15 नहीं है, मीडियन होगी 10 साल और 1 दिन, यानी आधी जनसंख्या उससे कम है 10 साल 1 दिन से, आधी जनसंख्या उससे ज्यादा है। अब जापान की मीडियन एज 47 साल है, यानी आधे जापानी 47 से बड़े हैं, आधे उससे कम है, बुढ़ा देश हो रहा है। तो एक बार हमने जापान के प्रधानमंत्री से कहा, मैंने कहा सर आप तो बुढ़े देश हो रहे हो। कहता हाँ बच्चे नहीं पैदा करते। मैंने कहा भूल गए हो, हम सिखा देंगे, हमें मालूम है कैसे करते हैं। मैंने कहा भाई आप लोग आलोचना करते हो भारत की कि आप प्रोडक्टिव नेशन नहीं हो। सर हम तो रिप्रोडक्टिव नेशन है। देखिए भारत की 29 साल की मीडियन एज है, आधे भारतवासी आप और मेरे जैसे 29 साल से कम हैं, और आधे हमारी बेटी की तरह, श्वेता की तरह 29 साल से ज्यादा हैं, मेरे जैसे 29 साल से कम हैं। 2 और देश हैं। अच्छा चीन की 39 है, बुढ़ा हो रहा है, क्योंकि उसने कहा था कि हर परिवार में एक ही बच्चा होगा। अब परेशान हो गया, बौखला गया कि ये क्या मैं कर बैठा, जवान लोग नहीं है उसके पास। 2 देश हैं अफ्रीका में, चाड और निजर, उनकी मीडियन एज 16 साल की है। आधी जनसंख्या 16 से कम है, आधी जनसंख्या से ज्यादा है। दिन भर क्या करते हैं आप जाके पूछ लेना, मुझे नहीं मालूम इतने बच्चे क्यों पैदा करते हैं, आप जाके पता करिए। शिक्षा, महाभारत पढ़िए,
उसका एक अध्याय है, चारों पांडव जब जंगल में घूम रहे होते हैं, वन में प्यास लगती है, एक तालाब में पानी पीते हैं, यक्ष की बात नहीं सुनते, मूर्छित होकर गिर जाते हैं। धर्मपुत्र आते हैं, यक्ष कहता है मेरे सवाल का जवाब दो तब आपके भाई उठेंगे, पानी मत पीना। धर्मपुत्र कहते हैं सवाल पूछो। पहला सवाल पूछता है इंसान की सबसे बहुमूल्य चीज वस्तु क्या है, मैन्स मोस्ट ट्रेजर्ड पोजेशन। और धर्मपुत्र जवाब देते हैं शिक्षा, एजुकेशन। बेटा 10,000 साल पहले हम शिक्षा की बात करते थे जब ये गोरे जंगलों में नंगे घूमते थे। उस समय आपका देश शिक्षा की बात करता था, इसीलिए आज 50,000 कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं। जब मेरा आविष्कार भारत में हुआ था हमारे पास केवल 500 थे, आज 50,000। कितने हैं? 50,000 कॉलेज और विश्वविद्यालय, और हमारे पास 15 लाख स्कूल हैं, 15 लाख। और हमारे देश में 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। आज की तारीख में पहली बार मानव इतिहास में एक दिन में एक टाइम पे 34 करोड़ विद्यार्थी, जिसमें से 50.2% हमारी बेटियां हैं, आधे से ज्यादा। डूब मरो लड़को, हमारी बेटियां हैं। हमारी साक्षरता 1947 में 10% थी, आज 88% है, और अगले साल तक हम वादा करते हैं 100% तक ले जाएंगे। बराक ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति होता था। पहली बार अमेरिका के इतिहास में 3 बार एक राष्ट्रपति भारत आता है, जाके अमेरिकी बच्चों को कहता है भाई सुधर जाओ, सतर्क हो जाओ, ये जो हिंदुस्तानी बच्चे दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं कि तुम्हारी पिटाई कर देंगे, ये लोग तुमसे कहीं आगे निकल गए। हमने बुलाया नहीं था उसको, खुद आया। शायद जोधपुर में उसकी कोई सहेली है क्या, पता करेंगे हम लोग क्यों इतनी बार आता है हमारे देश में। एक चीज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, 1956 में आपकी विदेशी मुद्रा खत्म हो गई थी, बिल्कुल पैसे नहीं थे हमारे पास। 1965 में हमने जंग लड़ा, 1965 में वर्षा नहीं हुई। आपका शहर जो है जोधपुर, वहां अकाल था, फैमिन, खाने को हमारे पास भोजन नहीं था पूरे देश में। श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री थी, अमेरिका गई अनाज की भीख मांगने। एक अमेरिकी अखबार लिखता है भारत की नई नेता भीख मांगने आई है। ऐसा कोई लिखता है किसी के लिए? बड़ी खुदगर्ज औरत थी, खुददार, सेल्फ रिस्पेक्टिंग। नहीं, ये गलत है। और अमेरिका का राष्ट्रपति उससे यही कहता है अनाज तो पैदा कर नहीं सकते, बच्चे पैदा करते जाते हो। अरे मिसेस गांधी को ये चीजें नहीं कही जाती। वो वापस आई और उसने अपने सेक्रेटरी से कहा इसके बाद भारत कभी अनाज के लिए भीख नहीं मांगेगा। मेरी इज्जत उतार दी उन्होंने। बेटा आपका देश जिसने 1966 में कहा था अपने हाथ फैला के 90 लाख और 1 करोड़ 10 लाख टन अनाज मंगवाया था, मानव इतिहास में सबसे बड़ा इंपोर्ट था 1966-67। वही देश जिसने कहा था मुझे भोजन दो, आज दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर खाद्य पदार्थों का। ये मैंने नहीं किया, ये सरकार ने नहीं किया, ये आपके किसानों ने, वैज्ञानिकों ने, आम आदमी ने, सब लोग ने मिलके किया है। बेटी भूख नहीं जानती हैं आप क्या होती है, मुझसे पूछो। जब अनाज की कमी थी हमसे कहा गया था कि सोमवार को भोजन नहीं करना। 52 दिन 52 मंडेज 1966 में मैं भूखा सोया हूं। इसलिए नहीं कि अनाज नहीं था घर में, लेकिन देश की पुकार थी। मैंने मां से कहा मैं भूखा सोऊंगा, इतना प्यार करता हूं देश से। 1 साल मैं भूखा सोया हूं, पेट में चूहे कूदते थे, लेकिन नहीं, देश की पुकार ये थी। 1991 30 साल हो गए हैं जब सोवियत संघ टूटा था। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। हमारे पास 2 बिलियन, बिलियन में 9 शून्य होते हैं, $2 बिलियन बचे थे, बस खलास। और हमारे पास जो बचा हुआ था इस समय विदेशी मुद्रा, 2 हफ्ते का इंपोर्ट हम कर सकते थे। हमें $600 मिलियन की आवश्यकता थी, क्योंकि हमने कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें मंगवानी थी। हमने अपने दोस्त
ब्रिटेन से कहा, हमने अपने दोस्त स्विट्जरलैंड से कहा, और उन्होंने जवाब दिया कि हमें भरोसा नहीं है कि आप पैसे लौटाओगे, तो आप अपना सोना गिरवी रखिए हमारे पास। 150 टन आपका सोना हमने गिरवी रखा, तब उन्होंने हमें $600 मिलियन दिए। ट्रक से हम एयरपोर्ट ले गए, हवाई जहाज से भेजा। मैं अपने बॉस के कमरे में गया, उस समय प्रधानमंत्री के टेक्नोलॉजिकल एडवाइज़र थे, टेक्नोलॉजी एडवाइज़र। उनके कमरे में बच्चे की तरह फूट के रोया। मैंने कहा ये देश के लिए मैं काम कर रहा हूँ। उन्होंने अपने हाथ मेरे कंधे पर रखा और बोले दीपक ये समय भी गुजर जाएगा, और वही देश जिसके पास 2 बिलियन थे आज $600 बिलियन पे बैठा है। नंबर 4 पूरी दुनिया में आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। इसीलिए तो जो महामारी का असर डोमेस्टिक इकोनॉमी पे जो मर्जी पड़ा हो, आपकी अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी पर भारत का उतना असर नहीं पड़ा, क्योंकि आपके पास ताकत है। और जो आपका वो पड़ोसी देश है, क्या नाम है उसका, जो क्रिकेट खेलने वाला कोई कहता है मैं प्रधानमंत्री हूँ, क्या नाम है उस देश का? नहीं, जो लड़ता रहता है हमसे हमेशा, हाँ वही, ऐसा कुछ तानवान कुछ है, नाम भूल जाता हूँ मैं। तो उसके पास $2 बिलियन भी नहीं है। कहते हैं 8 बिलियन है, $2 बिलियन नहीं है। इस समय अगर मैं उसको एकदम खींच के तमाचा मारूंगा, उसको पता ही नहीं है क्या होगा, उसके पास पैसे नहीं है। फिर क्या हुआ 1990 के बाद, क्योंकि 1950 से लेकर 1990 तक बहुत कठिन समय था। मैं पेरिस गया 1975 में, तो मेरी फैमिली के पड़ोसी की फैमिली, ड्राइवर की फैमिली के रिश्तेदार सब बोले भाई मेरे लिए एक मोजा ले आना, मेरे लिए एक 2-in-1 ले आना, मेरे लिए एक पेन ले आना, मेरे लिए ये ले आना, वो कुछ नहीं था भारत में, सबके लिए लाना पड़ता था, क्योंकि वो फॉरेन से आया हुआ था, बना हुआ भारत में ही हो लेकिन विदेश से मैं लाया था। और फिर 1990 के बाद आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति आई, दुनिया भर में आपकी ज़रूरत पड़ी। सन 2000 में आपको याद होगा Y2K बग की बात हुई थी कि ये कंप्यूटर को बर्बाद कर देगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है उसमें केवल 2 साल जो डेट पहले आती थी, 1 जनवरी 98, 1 जनवरी 99, सिर्फ आखिरी 2 थे। फिर 2000 में क्या होगा, वो 0 तो कर नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि अब 4 आपको उसमें साल के डालने पड़ेंगे, और एक ही देश है जो कर सकता है। भारत 1 लाख आपके टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स दुनिया भर में गए ये करने के लिए, आपके लोग। और फिर मेरी जिंदगी का सबसे हसीन मौका जब रतन टाटा साहब ने हस्ताक्षर किए ब्रिटेन की सर्वश्रेष्ठ कार कंपनी जैगुआर लैंड रोवर को खरीदने की, वो भारत की कंपनी है। 2003 से हम किसी भी ताकत से मदद नहीं लेते। 2004 में सुनामी आई, याद है, छोटे थे आप बहुत, 2004 में भयंकर नुकसान हुआ, किसी से मदद नहीं ली बल्कि दूसरे देशों की मदद हमने की। 24 घंटे के अंदर 32 जहाज पानी के और 5000 नौसैनिक भारत के मलेशिया गए, इंडोनेशिया गए, थाईलैंड गए, मालदीव्स गए, श्रीलंका गए, उनकी मदद करने के लिए। भारत ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। अब भारत का हाथ यूं नहीं बल्कि यूं होता है। ये ताकत है आपके देश की। 2019 में आप में से कुछ लोग पुलिस में जाएंगे। 2019 में दुश्मन के घर में घुस के मारा उनके आतंकवादियों, जिन लोगों ने हमें सताया था उनके घर में घुस के मारा। और आपके प्रधानमंत्री ने इलेक्शन जो हुई थी गुजरात में पतन में, उन्होंने एक सार्वजनिक समारोह में कहा था, आपके एयरफोर्स के वो थे अभिनंदन जिसको पकड़ लिया था उन्होंने ये कहा कि अभिनंदन को ये ना लौटाते तो पाकिस्तानी कई पुश्तों तक कहते मोदी ने बहुत मारा था। ये मैंने नहीं कहा, ये पीएम साहब ने कहा, वो कहते मोदी ने बहुत मारा था। और एक चीज उन्होंने और कही कि मेरे देश को सताकर अगर 7वें पाताल में भी छुपोगे वहां से निकाल के लाऊंगा और मारूंगा। 2020 में हमने चीन की नाक तोड़ दी गालवान घाटी में। 2021 में सारी दुनिया
आपकी वैक्सीन की वाह वाह कर रही है। ये नया भारत है। रुत बदली है जैसे रुख बदला हो, जैसे बढ़ती निराशा का कोहरा छटा हो, जैसे भारत की अब नई पहचान है, चारों दिशा होता नवनी। ये एक अमरीकी राजदूत डिप्लोमेट ने ये किताब लिखी है, भारत किस तरह से अपनी जगह बना रहा है दुनिया में। ये 3 साल पहले छापी थी। शीर्षक है आवर टाइम हैज कम, भारत का समय आ चुका है। और जानते हो सबसे ज्यादा ये किताब कहां बिकती है? पाकिस्तान में। मजाक कर रहा। ये उन्होंने किताब छापी थी आवर टाइम हैज कम। बिल गेट्स का नाम सुना है? कौन है? अमरीकी है ना। क्या बनाता है? माइक्रोसॉफ्ट। और उसका सबसे पॉपुलर प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर में है कौन सा है? विंडोज। शाबाश भाई। एक काम करो बेटी, उसको पूछ लेना जब मिलोगी, नाम तो तेरा गेट्स है, बनाता विंडोज है, ये क्या चक्कर है? मुझे अभी तक समझ नहीं आया। पूछ लेना वो क्या कहता है सिंगापुर में। अगर दुनिया एक भी देश का उदाहरण आज देखना चाहती है, समझना चाहती है, पढ़ना चाहती है कि क्रांति कैसे आती है, तो भारत जाके देखो वहां पर क्या हो रहा है। मैंने नहीं कहा, बिल गेट्स ने ये कहा है। कहता वहां जो आविष्कार हो रहा है वो भयानक आविष्कार भारत में हो रहा है। मैंने नहीं कहा, बिल गेट्स ने ये कहा था। आपकी निजी संपत्ति 8.2 ट्रिलियन डॉलर्स है पिछले साल। ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं। कितने? 12। 8.2 ट्रिलियन। ये दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी प्राइवेट वेल्थ है। वही जो काला धन मम्मी पापा छुपा के रखते हैं ना, इसमें मिला होता है। जो सोना आप पहनती हैं अपने जिस्म पर, जो भी लगाती हैं, वो सब इसमें शामिल है। 8.2 दुनिया की 6ठी। और खर्च किस पे करते हैं? नंबर 1। अरे बेटी, ब्यूटी पार्लर में जाती हो कि नहीं? कभी कभी मैं भी जाता हूं। नंबर 1 हम खर्च करते हैं ब्यूटी पार्लर में। 6 लाख गांव है मेरे पास। कितने बेटा? 6 लाख। और मेरे पास 1.5 करोड़ ब्यूटी पार्लर है। तभी तो हमारी बेटियां इतनी खूबसूरत हैं। 6 लाख गांव के लिए 1.5 करोड़ ब्यूटी पार्लर है। मैं भी जाता हूं भाई अपने बाल कटवाने के लिए। हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी, हमारे पास 130 करोड़ की आबादी है, 160 करोड़ मोबाइल कनेक्शन है, 100 करोड़ मेरे स्मार्टफोन्स हैं। यहाँ 3 बेटे हैं जिनके पास नहीं है। तो हम घूम रहे हैं, हम पैसा खर्च कर रहे हैं। अब कोई नहीं कहता कि मैं भूखा मर रहा हूं, कहता है तो झूठ बोलता है। किसी के पास भूख नहीं है। गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। 2015 में हमने एक अंतर्राष्ट्रीय योगा रेजोल्यूशन प्रस्ताव रखा था। मालूम है ना आपको? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता है जून में। हमने प्रस्ताव रखा था और 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। 177 ने उसका को स्पॉन्सरशिप किया। वोट करने की जरूरत नहीं पड़ी। पहली बार यूएन के इतिहास में 177 193 को स्पॉन्सर किया। यह हमारा प्रस्ताव है, यह सिर्फ भारत का नहीं है। मैं सुन रहा था भाषण संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में। एक विदेशी कहता है, मेरा देश योग का समर्थन करता है क्योंकि भारत पूरी दुनिया की सांस्कृतिक मां है। भारत पूरी दुनिया की मां है। बेटा, हम विश्व गुरु कहते हैं, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो विदेशी लोग कहते हैं कि वाकई ही आपका देश विश्व गुरु है। 2015 में यमन में गृह युद्ध छिड़ा था। 41 देशों के वहाँ कोई 20-25 हज़ार नागरिक फंसे हुए थे। यमन वालों ने कहा रूस नहीं आएगा, अमेरिका नहीं आएगा, ब्रिटेन नहीं आएगा, फ्रांस नहीं आएगा, चीन नहीं आएगा, पाकिस्तान नहीं आएगा, सिर्फ भारत आ सकता है इन सब को बाहर निकालने के लिए। आपकी नौसेना गई, आपकी नौसेना ने उनको बाहर निकाला। 20-25 हज़ार लोग वहाँ फंसे हुए थे, भारतवासी भी थे। उसी साल नवंबर में मैं फ्रांस गया, पेरिस एयरपोर्ट पे उतरा, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ा हुआ हूँ, उसकी भाषा बोलता हूँ। तो एयरपोर्ट पे जो ठप्पा लगाता है इमिग्रेशन वाला, मेरा पासपोर्ट देख के कहता आप तो भारत के राजदूत हैं। मैंने कहा हाँ। तो कहता है आप तो 150 फ्रेंच लोगों को, क्योंकि फ्रांस की राजधानी थी, आप 150 फ्रेंच लोगों को यमन से निकाल के लाए। मैंने कहा बेटा गलती हो गई तो वापस ले जाते हैं, तो बता क्या करना है। कहता है नो सर। खड़ा होके सल्यूट करके कहता है धन्यवाद इंडिया। कहता है धन्यवाद, थैंक यू इंडिया। 1969 में इस्लामिक देशों का जो संगठन है उसका निर्माण हुआ था, हमें बुलाया गया। आइए पहली मीटिंग में
हम वहाँ पहुँचे मोरक्को में, हमें बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। बोले आप यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि आप बस नहीं आ। हमने बुलाया क्यों? बोले गलती हो गई। हमें बाहर निकाल दिया। और 50 साल के बाद 2019 में उनकी 50वीं वर्षगांठ हुई, विदेश मंत्रियों की मीटिंग, तो उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में आपके देश भारत को बुलाया। आपकी ताकत वो समझ गए हैं, आपकी ताकत वो जानते हैं। और 1.5 साल हुआ है जब हमारे देश पर आपातकालीन स्थिति थी, रूस ने हमारी मदद की थी। अब रूस के ऊपर बहुत कठिनाइयां हैं, दबाव है पश्चिमी देशों से, विदेशी मुद्रा की कमी है, और आपका देश भारत खड़ा होकर कहता है, ये व्लादिवोस्टॉक रशिया में मीटिंग हुई, कहता है रूस ने हमारा साथ दिया था जब हमें आवश्यकता थी। आज 7,500 करोड़ का हम एक लोन, एक उधार रूस को देते हैं ताकि वो अपनी ज़रूरतें मंगवा सके। बेटा, गरीब देश आपका भारत, जिसको विदेशी कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं नंगा भूखा भारत है, वो 7,500 करोड़ रुपए का उधार देता है अमीर रूस को। किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर ने इसको नहीं लिखा, केवल आपके अखबारों में हमें इसके बारे में पता लगा। कारगिल की लड़ाई जानते हैं ना आप? ये हुई थी 22 साल पहले, 1999 में। आपके यहाँ पर भी एक आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर है कि नहीं, जोधपुर में, जहाँ लोग फौज में भर्ती होते हैं। तो जब जंग हुई, हमने जगह जगह सेंटर खोले। एक 22 साल का बिहारी छोकरा, बिहार का था, फौज में भर्ती होने का। लोगों ने कहा, जब पहुंचा नाम लिखवाने, कहा बेटा आप नहीं जा सकते। उसकी दोनों टांगें घुटने के नीचे कटी हुई थी, एक ट्रेन एक्सीडेंट में उसके घुटने के नीचे टांगें गई थी। लोगों ने कहा आप तो विकलांग हैं, आप कैसे फौज में जाएंगे? ये बच्चा क्रचेस पे था, ऐसे अपने आप को ऊपर करके कहता, साहब मैं दुश्मन से लड़ने आया हूं, दुश्मन से भागने नहीं, मुझे फौज में आने दो। कौन लड़ सकता है ऐसे जुनून के साथ? फौज में भर्ती होने इसलिए आया हूं, लड़ना चाहता हूं, भागने नहीं। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर दर्द हमारी सीने फट जाते। ये बेटा एक तस्वीर मैंने खींची थी। सिक्किम में 10 साल पहले भयंकर भूकंप आया था, भयंकर। 300 जगह सड़क जो वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से गैंगटॉक, जो सिक्किम की राजधानी है, वहां जाती है, 300 जगह से वो सड़क टूट गई थी। कितनी जगह से? 300। और हमने ये फैसला करना था किसी तरह से उस सड़क को वापस उसकी मरम्मत की जाए। 300 जगह टूटी हुई थी। हम लोग कब तक हेलीकॉप्टर के जरिए भोजन देते? सड़क को तो ठीक करना था। तो हमने विदेशी कंपनियों से पूछा, जिनका बहुत तजुर्बा है पहाड़ी इलाके की सड़क में, कि कितना समय लगाओगे? तो ये गूगल अर्थ एक सॉफ्टवेयर है, उसके ज़रिए उन्होंने देखा। बोले कि जब हम अपनी सारी मशीनें भेज देंगे फिर 6 हफ्ते लगेंगे। 6 हफ्ते कौन वेट करेगा? तो उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा, आप एक सीमा सड़क संगठन है, बॉर्डर रोड्स, नाम सुना है आपने? तो उन्होंने कहा बॉर्डर रोड से पूछो। ये तस्वीर मैंने ली थी क्योंकि मैं वहाँ गया हुआ था, दूरदर्शन के लिए एक फिल्म बना रहे थे, किस प्रकार से यहाँ पे काम चल रहा है, सहायता की किस प्रकार से मदद कर रहे हैं। तो डायरेक्टर जनरल साहब BRO से फ़ोन किया गया प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार कि साहब आप मुआयना कर लीजिए और बताइए कितनी देर लगेगी आपको। कहता हम लोग अभी सर्वे कर लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। और जैसा मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, वो साक्षी है। 19 घंटे के बाद महानिदेशक साहब ने फ़ोन किया, प्रधानमंत्री को बता दो सड़क खुल चुकी है। प्रधानमंत्री को बता दो द रोड इज ओपन। बाकी लोगों ने कहा था कि हमें 6 हफ्ते लगेंगे, हमने 19 घंटे में कर दिखाया। अरे कौन रोक सकता है इस ताकत को? ऐसे ही 22, 23, 25 बच्चे हमारे शहीद हुए। देखो किस तरह से वो खड़ा हुआ है, एक पैर उसने पत्थर पे रखा हुआ है, वो ड्रिल कर रहा है, बारूद भरेगा, बूम, बारूद फटेगा, उसके बाद पहाड़ पीछे जाएगा, वो सड़क बनाएगा। तो 20-22 हमारे बच्चे शहीद हो गए। और एक सिक्किमीज माँ के घर में मैं गया, 55 साल उसकी उम्र थी, मैं बात कर रहा हूँ 2011 की।
जिसका बच्चा इसी तरह से मारा गया था। मैंने उससे कहा, बहन जो पैसे हमें दूरदर्शन से मिल रहे हैं ये फिल्म बनाने की, ये मैं आपको दे रहा हूँ। अपनी तरफ से मैंने चेक दिया, भारत सरकार मुआवजा देगी, बॉर्डर रोड्स देगी, आर्मी देगी, सिक्किम सरकार देगी, पैसा आपको बहुत मिलेगा, और क्या कर सकता हूँ। मुझे कहने लगी आप विशेष सलाहकार हैं। एक मेरा छोटा बेटा है 22 साल का, बड़ा बेटा जो शहीद हुआ था 24 साल का था, देश के लिए उसने अपनी जान दी। 22 साल के बेटे को नौकरी लगवा दो। मैंने कहा बहन दिल्ली जाते ही जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं सबको फ़ोन करूंगा, कहीं ना कहीं लगवा दूंगा। कहती भाई साहब मैंने आपसे ये कहाँ है किसी उद्योग में लगाओ, मेरा बड़ा बेटा शहीद हुआ है भारत के लिए, बॉर्डर रोड्स में छोटे को नौकरी दिलवाओ, बॉर्डर रोड्स में वक्त आने पर वो भी शहीद हो जाए भारत के लिए। जैसे मेरी आंखों में पानी आया ये सुनकर, मैंने उनके हाथ अपने हाथों में लिए और मैंने उससे कहा मां तुझे सलाम। और मैंने कहा कि अगर मेरा जन्म भारत में होता है फिर से तेरी जैसी मां की कोख से जन्म लेना चाहता हूं। बेटा मैं जानता हूं परिवार के एक सदस्य को खोने का की चोट क्या होती है। मेरे फैले हुए परिवार में से एक हमारा भी बच्चा है जो कारगिल में गहरी नींद सोता है। आपकी रक्षा की थी उसने अपनी जान देकर कारगिल की लड़ाई में। उस समय जब इस सिक्किमीज मां से मैं मिला, एक सवाल जो मुझे बचपन से सताता था कि हम में क्या खास बात है, वाई आर वी इंडियंस, हम क्यों हैं भारतवासी। तब मैं समझा हम भारतवासी इसलिए नहीं हैं कि हम भारत में बसते हैं, हम भारतवासी इसलिए हैं कि भारत हम में बसता है। बेटा बहुत समय 200 साल दूसरों ने आपका भविष्य लिखा है, अब नहीं। अब हम वादा करते हैं, आप वादा करते हैं, जो भी काम आप करें इस देश का भविष्य आप लिखेंगे। वादा करते हैं कि नहीं? मैं अपने कान को हाथ लगाता हूं, भगवान से माफी मांगता हूं कि मैं कह रहा हूं कि हम खुद लिखेंगे, अब तेरी भी जरूरत नहीं है। फिल्म दबंग आपने देखी है, जब मैं कमिटमेंट करता हूं तो फिर अपनी भी नहीं सुनता हूं मैं। वही वादा आप मुझे करिए। करते हैं ना आप? कौन लिखेगा भारत का भविष्य? और अगर आपने ये वादा मुझसे किया है तो मैं एक वादा आपसे करता हूं। कारगिल में ये मेरा मकबरा है, मैं अभी जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं, लेकिन कारगिल में मैंने अपने लिए एक छोटा सा पत्थर है जिस पे मेरा नाम लिखा है, दीपक वोरा इंडियन। 1951 जब मेरा आविष्कार हुआ था, हमेशा के लिए, और अपने हाथों से मैंने लिखा है उसके ऊपर, वक्त आने पर खाक हो गया हूं मैं, इस मां की गोद में सो गया हूं मैं, बजा है ब्यूगल भारत का देखो, फिर उठ के तैनात हो गया हूं। जब बड़े साहब ने इसको देखा उनकी आंखों में भी पानी आया। बोले कौन है ये दीवाना जो इतना प्यार करता है अपने देश से? बताया गया ये विशेष सलाहकार है। कहते मैं हमेशा से जानता था ये तो दीवाना है, मजनू है, पागल है अपने देश के लिए। आपको क्या करना है? भरोसा करो अपने आप पर, आत्मविश्वास रखो। बेटा ये जो कांड के बारे में आप पढ़ते हो या देखते हो टीवी पे, ये स्कैंडल हो गया, वो कांड हो गया, ये गफला हो गया, ये हो गया, ये सब आती हवा के झोंके हैं। लेकिन भारत की जो मजबूती है उसे कोई हिला नहीं सकता। निराशावाद में मत पड़ो, क्योंकि निराशावाद से आपको ताकत नहीं मिलती, वो आपकी ताकत खींच लेता है। आप अपने आप को मजबूर, लाचार समझते हैं, वैसा कभी मत करना। और डर है ना, डर से आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे जीत है। डरो मत बेटा। अगर डरते हो तो मत करो, पर अगर करते हो तो मत डरो, आगे बढ़ो डर से। किसी ने एक फकीर से पूछा कि मैं दुनिया कैसे बदलूं, दुनिया इतनी खराब है। उसने कहा अपने आप से शुरू करो, यहां पे शुरू करो। बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी, वो जो परिवर्तन आप देखना चाहते हो अपने आप से शुरू करो। उस फकीर का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उसने कहा था
मैं लेसोथो के प्रधानमंत्री का विशेष सलाहकार हूं। एक बार उन्होंने मुझे कहा, एम्बेसडर ये समस्या का समाधान क्या है? मैंने कहा सर इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं। बोले तुम हिंदुस्तानी हो, बोलो। मैंने कहा सर अच्छा आप कहते हैं तो बोल देता हूं, अगर मैं आपकी जगह होता मैं ये करता। 3 महीने के बाद मैं उसके देश में फिर गया, बुलाया उसने, कहता अरे एम्बेसडर एम्बेसडर। मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा सर क्या हो गया? कहता आपने जो कहा था मैंने वही किया, समस्या का समाधान हो गया। मैंने कहा हे प्रभु आपने मेरी लाज रख ली। मैं उसके दफ्तर से बाहर निकल रहा था, 5 फुट 4 इंच का है, छोटा सा, मुझे वापस बुलाता है, कहता एम्बेसडर आप भगवान हैं, आर यू गॉड? अंग्रेजी में कहता। मैंने कहा नो सर मैं भगवान नहीं हूं, बट आई एम एन इंडियन, दैट्स द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। भारत की उम्र अब 73 साल की है। चर्निंग, हम बदल रहे हैं, हमारे पास पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, हम जल्दी 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 आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि अब भारत की नई पहचान है। ये नया भारत जो आगे बढ़ रहा है, 125 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि नया भारत प्राचीन भारत से बहुत आगे बढ़ेगा क्योंकि भारत अब जाग रहा है। और आप में से जितने लोग सो रहे थे ना 30 मिनट से, अब आप भी जाग जाइए क्योंकि भारत भी जाग गया है। ये स्वामी जी ने कहा था और मेरा तो यकीन यही है कि शायद भगवान भी हिंदुस्तानी है। गॉड मस्ट बी इंडियन। और आपको क्यों जागना है? क्योंकि प्लीज इंक्रीज द वॉल्यूम। आपको जागना इसलिए है क्योंकि तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी 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 तो पार्टी शुरू हुई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हूं कि आपने समय दिया, मेरे साथ विचार आपने बांटे। और अगर आपको अच्छा लगा तो खड़े होकर ताली बजाइए।